मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आपका सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और बाकी जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं वो सारे कमर्शियल बैंक हैं, जिस तरह एचबीएल हो गया, एमसीबी, मिजान बैंक, यूबीएल, अलाइड बैंक, लटरम पटरम, फैसल, ये सारे होते हैं कमर्शियल बैंक। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस किन से ले रहे होते हैं? आपका जो बैंकों का नाज़म है उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो नए नोट्स छापने हैं तो वो स्टेट बैंक के पास इख्तियार है। मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है। इसके अलावा मिजान बैंक, एचबीएल वगैरह कोई कहे कि हम नोट छाप सकते हैं तो इनके पास परमिशन नहीं है। इन्होंने वही करना जो पीछे इनको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे आज। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑब्जेक्टिव, ये मैंने कहा था कि वो फिजिकल हो मॉनेटरी हो, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव मिलते जुलते हैं। तो बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई का खात्मा, रोजगार वो ज्यादा हो, स्टेबल हो आपकी इकोनॉमी वगैरह वगैरह। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ से रीड करते हैं जी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द ओल्डेस्ट पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो सबसे पुरानी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त से है जिस वक्त गवर्नमेंट नहीं होती थी। क्लासिकल की आप अजम्पशन देखें तो क्लासिकल कहते थे ना गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का रोल तो कीन्स के बाद स्टार्ट हुआ है। तो ये फिर पुरानी पॉलिसी है। इट इज पॉलिसी विच इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। ये होगी पहली दो लाइनें इसकी इंट्रोडक्शन की। आगे आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं सबसे पहले चेंजेस इन बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट, इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो जिस तरह हमें कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट देते हैं, हम जाते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी, सेविंग करनी है या आपने लोन लेना है, तो वो हमें इंटरेस्ट रेट बता देंगे 10% है, 15% है, 20% है। वो हमें इतना क्यों बताएंगे? क्योंकि पीछे से स्टेट बैंक से उनको इंस्ट्रक्शन होती है। तो स्टेट बैंक से जो एक इनको रेट मिलता है वो बैंक रेट होता है। वैसे भी इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के जो मैयर है उसमें मैंने आपको आइडिया दिया ही होगा। क्या ख्याल है? तो बैंक रेट अगर अब स्टेट बैंक चेंज कर दे तो इससे भी आपकी नेशनल इनकम को फर्क पड़ सकता है। ये देखते हुए मुल्क के हालात क्या हैं उस हिसाब से ये बैंक रेट अपना एडजस्ट करता है, कभी ज्यादा कर लेता है, कभी कम करता है। तो पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसने कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करना है या डीमोटिवेट करना है, उस हिसाब से सेविंग को मोटिवेट करना है या डीमोटिवेट करना है, उस हिसाब से बैंक रेट अपना ये एडजस्ट करता है। इसकी लिमिटेशन नहीं आपने करनी, सिर्फ पहला पॉइंट लिखा और उसे एक्सप्लेन कर दिया। फैक्ट्स एंड फिगर याद है तो लिख लें। जिस तरह जुलाई 2019 में 13.25% था ना। गलत लिखने से बेहतर है कि ना लिखें, नहीं याद होती तो ना लिखें, दफा करें। नंबर 2 पे है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं। इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव बैंक का ये होता है कि अगर वो चाहता है मुल्क में मनी सप्लाई ज्यादा करनी है या कम करनी है। अगर वो कहता है कि मुल्क में मनी सप्लाई ज्यादा करनी है तो फिर वो खरीद लेता है सिक्योरिटीज जो लोगों के पास होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो लोगों से खरीद लेता है, उनको अच्छी ऑफर देके, कीमतों में इजाफा करके। लोग अट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं बेचो जी। वो बेचते हैं, पैसा मार्केट में चला जाता है। और अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि पैसा लोगों से खींचना है, मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कम करनी है क्योंकि महंगाई हो गई है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है महंगे दामों, जिसे लोग कहते हैं कि यार, सॉरी, सस्ते दामों। लोग कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सस्ती हो गई है तो इनको खरीदने का यही राइट टाइम है। वो बैंकों से खरीद लेते हैं और पैसा बैंक में स्टक हो जाता है, सर्कुलेशन में नहीं आता इकोनॉमी में। तो ये इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली या बेच दी। समझे बात? ये रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट हर बैंक को ये इंस्ट्रक्शन होती है कि उसने अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्व रखना होता है। मसलन 100% उसने आगे लोन नहीं दे देना लोगों को। जितने भी उसके पास पैसे आए हैं सेविंग की मद में, उसका फर्ज कर ले 70% वो लोगों को दे सकता है और 30% उसने रिजर्व रखना ही रखना है। इसे बोलते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अगर तो बैंक ये चाहता है कि सर्कुलेशन में पैसे कम हो, अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा कर देता है, लाइक 30% से ज्यादा करके वो 50% कर देगा। तो 50% उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक सिर्फ आधे पैसे लोगों को लोन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकेगा, क्योंकि अब उसकी रिजर्व रिक्वायरमेंट हाई हो चुकी है। तो जब रिजर्व रिक्वायरमेंट लो होगी, 30 से वो नीचे 20 या 10% पे आ जाएगी, तो बैंक फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए देगा, जिससे मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ इंक्रीज होगी और जॉब्स वगैरह वो ज्यादा होंगी। तो सिचुएशन को देखते हुए रिजर्व रिक्वायरमेंट भी एडजस्ट की जाती है। इज इट क्लियर? आगे चेंज इन रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो, अब ये वो बात है जो आप कर रहे थे। रिजर्व रेशो है, एक रिजर्व रिक्वायरमेंट है। रिजर्व रेशो जो उसने सेंट्रल बैंक को रखवाना होता है। अब बैंक कहेगा कि 5% आपने हमारे पास रखवाना है, ये रिजर्व रेशो हो गई। और 30% अपने पास रखना ही रखना है, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट हो गई। तो ये रिजर्व रेशो भी ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है,
देखते हुए कि इस वक्त पैसा मार्केट में ज्यादा लगाना है या कम करना है। समझे बात? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ये जो लोन बैंक देता है और साथ कोई कीमती एसेट वो रख लेता है अपने पास। वो यहाँ कहता है सोना ज्वेलरी जो है आपके पास वो गिरवी रखवाएं, या मकान की कापी वो हमारे पास रखवाएं, कागजात रखवाएं, या बाइक के कागजात, गाड़ी के कागजात वो रखवाएं। अगर ये अपनी शरायत सख्त करेगा तो लोग लोन कम लेंगे। यार दफा करो, 10 लाख रुपए लेना है तो वो उसके बदले कह रहा है कि पूरे मकान की कापी हमारे पास रखवाएं, तो ये इतनी हमें कोई इमरजेंसी नहीं है। अगर वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट अपनी थोड़ी कम कर दे, वो मकान के कागजात की बजाय वो कह दे कि आप बाइक के कागजात रखवा दें तो आपको लोन मिल जाएगा, या गाड़ी के रखवा दें मिल जाएगा, तो लोग लोन लेने को प्रेफर करेंगे। तो ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट ये ज्यादा या कम हो सकती हैं, इसको देखते हुए कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करवाना चाहती है आपकी जो सेंट्रल बैंक है, या कम करवाना चाहती है। डन। और लास्ट में है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग बोलते हैं, ये डायरेक्शंस देता है आपका स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को कि भाई हम इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसको लोगों को लोन कम दें। तो लोन कम देने वो ओके तो कह देते हैं स्टेट बैंक वाले, सॉरी कमर्शियल बैंक वाले, लेकिन उसके बावजूद वो इस रूल की वायलेशन करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो वायलेशन करते हैं और स्टेट बैंक के नोटिस में आ जाता है, जिस तरह के अच्छा जी एमसीबी, इसको हमने पहले 2 दफा ऑब्जर्व किया है और इसको समझाया भी है कि भाई हमने इस तरह सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करना है, तो आप लोगों को ज्यादा लोन ना दें, ये हमें ओके कह देता है, लेकिन उसके बावजूद लोन देता जा रहा है दरअदर लोगों को। तो वो फिर उनको एक नोटिस इशू करते हैं कि आप इला नाजिर हो जाओ, आपको जब समझाया था ऐसे ना करें। ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन है जो बिल्कुल एंड पे जाके लिया जाता है। उससे पहले वार्निंग दी जाती है कि बंदे के पुत्र बनो भी, इस तरह ना करें और आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। इस किस्म की एक्टिविटीज को बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। डन। अब मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले चेंज इन बैंक रेट, जो स्टेट बैंक अपने कमर्शियल बैंक को रेट वो देता है, इंटरेस्ट रेट उसे बैंक रेट कहते हैं, वो ज्यादा या कम कर सकता है मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए। दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपके स्टेट बैंक ने या तो खरीदना है या बेचना है, ये भी सूरत हाल देखते हुए डिसीजन लेगा। नंबर 3 पे रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट इसने जो कमर्शियल बैंक को एक लिमिट दी हुई है कि आपने 70% आगे दे देना है, 30% अपने पास रिजर्व रखना ही रखना है। तो ये जो रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा या कम कर सकता है सूरत हाल को देखते हुए। नंबर 4 रिजर्व रेशो, जो उसने स्टेट बैंक के पास पैसा रखवाना है, ये भी ज्यादा कम कर सकता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जो कीमती अशिया के बदले ये लोन देता है, उस कीमती अशिया को ज्यादा या कम कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के तौर पे, ये भी सूरत हाल देख के ही होगा। और क्रेडिट रैशनिंग, ये किसी को नोटिस उसने भिजवा दिया रूल की वायलेशन करने पे, तो ये क्रेडिट रैशनिंग। ये सारे क्वांटिटेटिव मेथड है। अब कुछ क्वालिटेटिव मेथड है जो जुबानी किए जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बैंकों को मोटिवेट करने के लिए, जिसमें मोरल सुजेशन। मोरल सुजेशन का मतलब है कि उसने जुबानी वो सिखा दिया, कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर कर दिए मोटिवेट करने के लिए, कोई ट्रेनर हायर कर दिए जिससे वो स्टाफ के हमले से मीटिंग करते हैं, उसको समझाते हैं कि देखें भी ये सारा एक नई कोज है, हम सबको मिलकर चलना है, तो आपको भी हमारा साथ देना है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि स्पेकुलेशन कम करवाएं तो या ज्यादा करवाएं। ये मोरली तौर पर उनको थोड़ा सा उन्होंने सपोर्ट कर दिया। नंबर 2 कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, या डोर टू डोर वो हैंड बिल या पंफलेट मंगवाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आप जरा अपने अखराजात को कंट्रोल करें, ज्यादा अखराजात ना करें, इन्फ्लेशन बहुत हो गया, आप हमारा साथ दें। टीवी में एड शेड चला देते हैं, वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है, ये इस तरह की हरकत हो गई। नंबर 3 पे डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में वो ये देखता है कि अच्छा कोई बैंक नहीं इनकी बात मान रहा है, और नोटिस हमने शो कोज नोटिस दिया है, उसके बावजूद इनकी समझ में नहीं आ रही बात, तो फिर वो उसको या तो कैंसिल कर देता है उसका लाइसेंस, या तो उसको फिर डिफॉल्ट कर देता है, या उसको फिर पेनाल्टी डालता है। ये हार्ड एक्शन। पब्लिक पब्लिसिटी, ये पब्लिसिटी में ये मीडिया पे वो कोई न्यूज चला देता है, या जिस तरह ट्रैफिक वार्डन, उनके पास टीम खड़ी हो जाती है, जो ट्रैफिक से गुजरता है उनको वो हैंड बिल वगैरह पकड़ा देते हैं, या कोई बाहर वो बैनर शैनर लगवा देते हैं कि ये हमारी ये पॉलिसी है, इसको आप फॉलो करें, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो भी हैं वो है क्वालिटेटिव मेजर्स, और पीछे वाले जितने भी 6 पॉइंट थे वो क्वांटिटेटिव थे। ये हो गए इंस्ट्रूमेंट मॉनिटरी पॉलिसी के। आगे इसके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, ये साथ आप वैसे कर लेंगे, 1 मिनट में देख लो आगे काम कितना है। चलो आज सिर्फ इंस्ट्रूमेंट करें, कल ये ऑब्जेक्टिव और इसका नेशनल इनकम में रोल, ये दोनों करवा के ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम सेक्शन 2 परसों से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी? इसके ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं
जिनको सामने रखा जाता है, वो फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो। तो प्राइस स्टेबिलिटी ये टॉप ऑफ द टॉप पहली प्रायोरिटी में से एक होती है, प्राइसेस स्टेबल हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर नेशनल इनकम पे आता है बहुत ज्यादा। तो प्राइसेस स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल करने के लिए, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। कभी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बना दी जाती है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया जाता है, कभी इजी मॉनेटरी पॉलिसी बना दी जाती है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये। इसके बाद नंबर 2 पे है, ये इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन ये काटते हैं नंबर 2 पे, टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट लेवल वो ज्यादा करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें भी अगेन आप इजी मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अगर आपने ज्यादा करनी है तो, और अगर कम करनी है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी उसका सहारा लिया जा सकता है। नंबर 3 इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप मुल्क में ग्रोथ चाहते हैं उसके लिए फिर आप पॉलिसी बनाएंगे। नंबर 4 पे रिमूवल ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म करने के लिए, खत्म कैसे होगा, जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी। तो एक्सपोर्ट्स को आपने इंकरेज करना है, इंपोर्ट्स को आपने डिस्करेज करना है। इसको सामने रखते हुए कोई पॉलिसी जो बैंक बनाएगा वो फिर डेफिनेटली इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी और उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म होगा। ये इसके 4 पॉइंट हैं। इसके अलावा कोई 3-4 आपके माइंड में और भी आ जाएं तो आप लिख सकते हैं। मसलन इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज कर दिया, प्राइस स्टेबल कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर ली, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का खत्म कर दिया। इसके अलावा कोई आता है पॉइंट माइंड में? भाई पॉवर्टी खत्म करने के लिए आप पॉलिसी बना सकते हैं, ये भी तो कॉमन बात है। उसके बाद ये ग्रोथ का इसमें लिखा हुआ है, डेवलपमेंट का नहीं लिखा हुआ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क होता है। डेवलपमेंट हासिल करने के लिए भी आप पॉलिसी बना सकते हैं। 2 पॉइंट ये ऐड हो गए। इस तरह कोई और भी आपके माइंड में है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका रोल नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में। तो ये सबसे पहले देखें जिसका रोल डिफ्लेशन में, ये हेडिंग नजर आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी इन डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन में आपने नेशनल इनकम ज्यादा करनी है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करनी है, कंज्यूमर को, इन्वेस्टर को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को मोटिवेट करना है कि वो एक्सपेंडिचर ज्यादा करें। तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी। भाई डिफ्लेशन को खत्म करने के लिए इजी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर को शिफ्ट होगी। तो ऊपर को शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे चला गया और नेशनल इनकम YF पे चली गई आगे। तो ये ग्राफ समझ आ रहा है आपको? ये फिस्कल पॉलिसी में बनाया हुआ हमने। जी सर। सेम टू सेम वही। इजी फिस्कल पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हुई थी, यहाँ पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट होगी। दोनों पॉलिसीज ने एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करना है। इसके अलावा इन्फ्लेशन में इसका क्या रोल है, उसमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी जिसमें एग्रीगेट डिमांड नीचे को जाएगी। ये देखें इसमें E3 पॉइंट से नीचे इकोनॉमी आ गई है E2 पे और नेशनल इनकम पीछे हो गई है। एग्रीगेट डिमांड नीचे को आप शिफ्ट होने की वजह से ये सारा खेल हुआ है। ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगी है। तो सेम ग्राफ है, सिर्फ एरो की डायरेक्शन हमने चेंज की है। जी ले जी, आपका ये सेक्शन हो गया कंप्लीट।